नमस्कार, मैं बिंदिया। आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं देश के जाने माने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू जिसने आधी रात को कहा, अब हम आज़ाद हैं। नेहरू की ऐसी 10 यादगार ऐतिहासिक बातों को जानिए जिन्हें सुनने या पढ़ने के बाद उस वक्त और आज भी लोगों की आंखों में खुशी की चमक या नमी आ जाती है। मध्य रात्रि की वो सुखद बेला जब हम आज़ाद हुए थे, हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ा था। तब इस आज़ादी और खुशी की पूरी दुनिया में ऐलान करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 नवंबर को 125वां जन्मदिन था। नेहरू की ऐसी 10 यादगार ऐतिहासिक बातों को जानिए जिन्हें सुनने या पढ़ने के बाद उस वक्त और आज भी लोगों की आंखों में खुशी की चमक या नमी आ जाती है। आज़ादी आधी रात को 14 अगस्त की रात 11 बजे से ही आज़ादी समारोह शुरू हो गया। समारोह के मुख्य वक्ताओं में से एक हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने कहा, मध्य रात्रि की इस बेला में जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में सो रही है, हिंदुस्तान एक नई जिंदगी और आज़ादी के वातावरण में अपनी आंख खोल रहा है। यह एक ऐसा पल है जो इतिहास में बहुत ही कम दिखता है। और जब एक युग खत्म होता है और जब एक देश की बहुत दिनों से दबाई गई आत्मा अचानक अपनी अभिव्यक्ति पा लेती है। नेहरू ने यह भाषण इंग्लिश में दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से इंग्लिश न जानने वालों की आंखें नम हो गई थीं। नहीं झुके हमारा तिरंगा। तिरंगे को लेकर नेहरू ने दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में यादगार भाषण दिया। नेहरू ने अपने संदेश में कहा, एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब यह झंडा फहरा दिया गया है। जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत, बच्चा जिंदा है, यह तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। बंटवारे की शिकार महिला। बंटवारे की तकलीफ सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही उठानी पड़ी। हिंदू, मुसलमान, सिख महिलाओं को अपहरण कर बलात्कार के अनगिनत मामले सामने आए। बाद में सरकार की कोशिशें से जब यह महिलाएं वापस घर लौटने की स्थिति में आई, तो बहुत सारी महिलाएं या तो घर जाना ही नहीं चाहती थीं या महिलाओं के परिवारों ने अपवित्र कह उनका परित्याग कर दिया था। आज़ादी के बाद दिल्ली, मुंबई के वेश्यालयों में महिलाओं की संख्या काफ़ी बढ़ गई थी। नेहरू ने एक रेडियो कार्यक्रम के जरिए इन महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा, बंटवारे के दौरान जिन महिलाओं को तमाम तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उनके चरित्र के बारे में कोई संदेह है। हम उन्हें प्यार से वापस लाना चाहते हैं क्योंकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हम उन्हें बहुत प्यार से अपने घरों में रखना चाहते हैं। ऐसी महिलाओं की हर संभव मदद दी जाएगी। करते हुए कहा, जन्नत पर नेहरू की राय। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की ओर से आए हमलावरों के कबीलाई हमले में कश्मीर की शांति भंग हो गई थी। उस वक्त कश्मीर भारत में शामिल नहीं था। भारत ने समय रहते सेना भेजकर कबीलाई हमले को बढ़ने से रोका था। कश्मीर में शांति स्थापित हो जाने के बाद नेहरू ने अपनी बहन को खत लिखकर कहा, मैं यह मानता हूँ कि कश्मीर के भाग्य का फैसला कश्मीरी लोग ही करेंगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कश्मीर कमोवेश आज़ाद हो जाए, लेकिन यह एक क्रूर मजाक होगा। कश्मीर पाकिस्तान का एक शोषित हिस्सा बनकर रह जाएगा। संसद बहस के दौरान नेहरू का गुस्सा। हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के बड़े पक्षधर आरवी धुलेकर ने 10 दिसंबर 1946 को संसद की कार्यवाही के दौरान कहा कि जो लोग हिंदुस्तान नहीं समझते उन्हें सदन में रहने का कोई हक नहीं है, और ऐसे लोग अगर सदन में मौजूद हैं तो वो सदस्य बनने के काबिल नहीं हैं, वो यहाँ से चले जाएं। इस बात पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख नेहरू ने मंच पर जाकर सदस्यों से कहा, ये कोई झांसी की जनसभा नहीं है कि आप उठें और भाइयों बहनों करते हुए ऊंची आवाज़ में अपना ज्ञान देना शुरू कर दें। अल्पसंख्यकों के प्रति नेहरू का नजरिया। राष्ट्र के गठन से लेकर देश के बंटवारे दौरान अल्पसंख्यकों का ख्याल नेहरू के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। नेहरू ने इस बारे में एक बार कहा,
हम जिस तरह से अपने बहुसंख्यक समाज के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह का व्यवहार अल्पसंख्यक वर्ग के साथ ही भी करेंगे। मैं तो कहूँगा कि अल्पसंख्यकों के बारे में साथी के बराबरी ही नहीं, बल्कि इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए कि उन्हें इसका एहसास हो कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। नेहरू का 95 मिनट का भाषण। 1952 में भारत में पहला चुनाव हुआ था। इस चुनाव में नेहरू ने दिल्ली में एक जनसभा के बीच करीब 95 मिनट लंबा भाषण दिया। नेहरू ने इस भाषण के उस अंश को लोगों ने काफ़ी पसंद किया जिसमें नेहरू ने कहा, अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी पर धर्म की वजह से हाथ उठाता है तो मैं सरकार का मुखिया होने के नाते जिंदगी की आखिरी सांस तक उससे लड़ता रहूँगा। जिद्दी नेहरू। नेहरू कुछ मामलों में बेहद ही जिद्दी स्वभाव के थे। आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 को पोटी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इस अनशन को लोगों का काफ़ी समर्थन हासिल हुआ। इस बारे में नेहरू को भी यथास्थिति पता थी। नेहरू ने 3 दिसंबर को मद्रास के मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी को खत लिखकर कहा, आंध्र प्रदेश की मांग के लिए अनशन जैसी घटनाएं शुरू हुई हैं और मुझे इस बाबत विचलित कर देने वाले टेलीग्राम मिल रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूं और मैं इसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना चाहता हूं। लेकिन इस खत के 12 दिन बाद 15 दिसंबर को अनशन के 98वें दिन श्रीरामुलु की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही आंध्र का पूरा इलाका हिंसा में डूब गया। हिंसा को देखते हुए श्रीरामुलु की मौत के 2 दिन बाद ही नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए हामी भर दी। नेहरू की सबसे बड़ी समस्या। भारत के निर्माण में आज़ादी के बाद तमाम नेताओं और नागरिकों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। नेहरू से एक बार फ्रांसीसी लेखक मेलरॉक्स ने आज़ादी के बाद उनकी सबसे बड़ी समस्या के बारे में जानना चाहा। तब नेहरू ने कहा, न्यायपूर्ण साधनों द्वारा एक समतामूलक समाज का निर्माण मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या रही। शायद एक धर्म देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण भी मेरे लिए समस्या रही। जब नेहरू ने मानी हार। 26 नवंबर 1962 वो दिन जब प्रधानमंत्री नेहरू ने रेडियो के जरिए चीनी फौजों के आगे भारत की हार का ऐलान किया। नेहरू ने कहा, इन चीनी फौजों के हमारे ऊपर हमला किया और पूर्वी सीमा प्रांत नेफा से ये लोग हमारे मुल्क में घुस आए और उन्होंने हमारे फौजी जवान दोस्तों पर हमला किया। उसके बाद वहाँ एक काफ़ी बड़ी जंग हुई। चीनियों ने इतनी बड़ी फौज वहाँ डाली कि उन्होंने हमारी उससे छोटी फौज को हटा दिया और दबा दिया। चीन से हार कर नेहरू को गहरा झटका लगा और चीन से हार के करीब 1.5 साल बाद 27 मई को 1964 को नेहरू ने अंतिम सांस ली और एक युग का अंत हो गया।